हाय एफ लवर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये न्यू एफ का फर्स्ट पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। जी हाँ, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक न्यू एफ। तो नेम आपको पता चल ही गया होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। इस एफ का नाम जो मैंने रखा है वो है देयर सीक्रेट लाइफ, यानी कि उनकी सीक्रेट रहस्यमयी जीवन। एक ऐसा जीवन जो कि वो अलग ही जी रहे हैं और दुनिया के सामने अलग ही दिखा रहे हैं। वो जो सीक्रेट लाइफ है वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। इसका अभी से तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि हर किसी एफ की तरह इस एफ की भी हैप्पी एंडिंग ज़रूर होगी। इसके अलावा मैं अब एफ पे आती हूँ। एफ में मेरे ख्याल से इस एफ की ज़्यादा लॉन्ग स्टोरी मेरे हिसाब से नहीं होने वाली है। अगर हो गई तो मैं नहीं जानती वो कैसे होगी, लेकिन जहाँ तक मैंने सोचा है मैं इसे खींचूँगी या फिर मैं इसे बनाऊँगी तो वो ज़्यादा लॉन्ग नहीं होने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 एपिसोड या फिर उससे कुछ कम या कुछ ज़्यादा हो सकते हैं मेरे हिसाब से। लेकिन फिर भी एक रिकॉर्डिंग करते टाइम अपने दिमाग में इतना कुछ आ जाता है ना कि जिसके चलते 10 एपिसोड कब 20 एपिसोड में बदल जाते हैं मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, अकॉर्डिंग टू मी ये स्टोरी शॉर्ट होने वाली है। इसके अलावा स्टोरी में ज़्यादा सैडनेस नहीं है। जैसे कि आप लोग बोलते हो कि मेरी स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा सैड होती है, तो वो तो चलता ही रहेगा। इन फ्यूचर वैसी स्टोरीज़ आपको बहुत सारी मिलेंगी, लेकिन मैं अभी कुछ ज़्यादा इमोशनल नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने एक छोटी सी स्टोरी और उसको भी ज़्यादा इमोशनल ना बनाते हुए इसको ऑलमोस्ट मीडियम टाइप में रखा है, जहाँ पे आप लोगों को इसको सुनने में काफ़ी मज़ा भी आएगा। इसके अलावा अब बात करते हैं इसके ऑथर की, तो वो फिर से मैं ही हूँ। ये एक ऐसी स्टोरी है जिसकी ऑथर, नरेटर, राइटर और एक्सप्लेनर सभी मैं ही हूँ। मैंने ही इसे लिखा है, मैंने ही इसे सोचा है और मैंने ही इसे आप लोगों तक लेके आ रही हूँ। यानी कि मैं ही एक ऐसी इंसान हूँ जो इस स्टोरी को पूरी तरीके से कंट्रोल करेगी। यानी कि इस स्टोरी में क्या होगा या क्या नहीं, ये मेरे अकॉर्डिंग ही होगा। कोई और ऑथर का इसमें कोई भी भागीदारी नहीं है। इसके अलावा एस हमेशा की तरह मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप लोगों को ना ही आज और ना ही इन फ्यूचर ये कहीं भी रिटन फॉर्म में नहीं मिलने वाला है। तो प्लीज़ कोई भी इस एफ का लिंक मुझसे मत मांगिएगा। वैसे तो लोग समझदार हो चुके हैं, अब वो लोग लिंक नहीं मांगते हैं, वो लोग बस एफ को सुनते हैं और इन्जॉय करते हैं। इसके अलावा अब बारी आती है आप सभी लोगों की। तो मैं सबसे पहले आप सभी का बहुत 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 बड़ा वाला थैंक यू बोलना चाहूँगी कि मेरी पिछले 5 से 6 महीने की इस जर्नी में ना आप लोगों ने मेरा बहुत अच्छा साथ दिया है। आप लोगों की वजह से ही अभी मैं अपनी 7th स्टोरी स्टार्ट करने जा रही हूँ। जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट की थी मुझे नहीं लगा था कि कभी मैं इस मुकाम तक भी पहुँचूँगी जहाँ पे मैं अपनी 7वीं स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मुझे ऐसा लगा था कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं कर लूँगी तो 2 या 3 हो सकता है, उसके बाद मेरा दिमाग घूमने लगे, क्योंकि मैं सच में एक शॉर्ट टेम्पर्ड लड़की हूँ जिसका मतलब पारा इतनी जल्दी चढ़ता है ना, जिसकी उम्मीद सामने वाले को होती ही नहीं कि वो बात क्या कर रहा है और मेरा पारा इधर हाई लेवल पे चले जाता है। मैं इतनी गुस्से वाली हूँ कि मुझे सच में अपने आप को देख के बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड फील हो रहा है कि मैंने इस जर्नी को सच में 5 से 6 महीने जो स्टार्ट किया था उससे मैं अभी तक कंटिन्यूसली किए जा रही हूँ। और अपनी 7th स्टोरी, मेरे हिसाब से तो ये बहुत 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 बड़ी बात है कि मैं अपनी 7वीं स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। मेरी खुद की इमेजिन, खुद की मतलब टैलेंट या कुछ भी आप लोग नाम लेना चाहते हैं, मैं उसको वो नाम लेना ही सही समझूंगी। लेकिन हाँ, मैं इस बात से खुश ज़रूर हूँ कि मैंने 7 स्टोरीज़ अपने दिमाग में न जाने कब बनाई, कब मैंने उनको आप लोगों के सामने लेके आने का सोचा और फाइनली मैं उनको आप लोग के सामने रख भी पाई। और आप लोगों का सच में तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि आप लोग वो इंसान हैं जो सच में मेरी स्टोरीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं।
कुछ लोग होते हैं 2 दिन आते हैं, 2 दिन के बाद चले जाते हैं। ऐसे मुझे बहुत सारे मिले, बहुत सारे हेट्रेड कमेंट वाले भी मिले, बहुत सारे ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने मुझे घमंडी बोल दिया, जिन्होंने मुझे बिना मतलब की एडवाइसेस भी देती। हाँ, मैं उन एडवाइसेस की भी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन उसको भी एक हद तक ही मैं मतलब सहन कर पाई। उसको भी मैंने आप लोगों के सामने रख दिया और सच में आप लोग बहुत अच्छा मेरा साथ देते हो अभी भी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आप लोग वही करोगे। आपकी इस जल्दी सी राइटर आपके लिए बहुत सारी स्टोरीज़ लिखना चाहती है, बहुत सारी स्टोरीज़ आपके सामने लेके आना चाहती है। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि इस जल्दी सी स्टोरी राइटर को आप लोग इतना चांस तो ज़रूर देंगे कि अपनी सारी इमेजिनेशन आप लोगों के साथ वो शेयर कर सके। हमेशा की तरह ये भी मेरी एक इमेजिनेशन पे ही बेस्ड है, किसी भी रियल कैरेक्टर से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, कहीं भी ओरिजिनलिटी से ये बिलोंग नहीं करती है। इसके अलावा इस स्टोरी की बात करें तो ये स्टोरी 2 ऐसे इंसान की है, जो एक बहुत ज़्यादा कोल्ड है और एक बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक है। मतलब जिसको काम करने के लिए रात के 2 बजे भी उठाया जाए ना, 1 बजे भी उठाया जाए ना, वो तैयार रहेगा काम करने के लिए। दूसरा इंसान एक ऐसा इंसान है जो कि इतना कोल्ड है कि शायद सामने वाले इंसान से 4 शब्द, 5 शब्द, मैक्सिमम 2 सेंटेंस, इससे ज़्यादा कभी उसने बात नहीं की है। तो स्टोरी की स्टार्टिंग होती है विंग और वांग जी के एक साथ ऑफिस के अंदर एंटर करने से। दोनों ही एक साथ ऑफिस के अंदर एंटर करते हैं और दोनों ही एक साथ सभी को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। एक साथ गुड मॉर्निंग बोलते हुए ही वो अपने कदमों को आगे बढ़ाते जा रहे थे, जहाँ पे वांग जी के एक्सप्रेशन एकदम एकदम ऐसे एक्सप्रेशंस थे जो कि किसी को समझ में नहीं आए, या ये कहो कि सिंपली बहुत ज़्यादा कोल्ड थे। वो दूसरों को एक स्माइल देने में भी अपना एहसान समझता है, इसलिए उसने अभी भी मतलब जितने भी लोग उसके सामने आ रहे थे, उसे बो डाउन कर रहे थे, उसे ग्रीट कर रहे थे, मॉर्निंग विश कर रहे थे, तो उसने उसका कभी ध्यान नहीं दिया। ये आज पहली बार नहीं था, इसलिए एम्प्लॉयज़ को भी सबकी आदत थी। दूसरी तरफ विंग था जो कि उसने सबसे पहले सबको विश किया था। हालांकि वो सेम चीज़ वांग जी ने भी की थी। ऑफिस के अंदर एंटर करते ही उसने जोर से सबको गुड मॉर्निंग विश कर दिया था, लेकिन इसके बाद एक स्माइल तक उस इंसान के फेस से बाहर आने को तैयार नहीं थी। तो वहीं वांग जी के पीछे चल रहा विंग उसके फेस से स्माइल हटने का नाम नहीं ले रही थी। हालांकि ये बात अलग थी कि विंग और वांग जी दोनों ही सेम पर्सनैलिटी रखते थे, यानी कि दोनों ही वर्कहॉलिक थे, दोनों ही बहुत कम बात किया करते थे, दोनों ही इतने सीरियस थे कि उनको कभी भी मजाक मस्ती करते हुए नहीं देखा गया था। बहुत कम वो बोला करते थे, लेकिन इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस था कि विंग के फेस पे एक स्माइल रहती थी। जब भी इंसान उससे मिलता था तो उसके फेस में हमेशा स्माइल रहती थी। तो दूसरी तरफ वांग जी था जिसके फेस पे स्माइल शायद ही किसी ने देखी होगी, इवन उसके फियांसे यानी कि खुद विंग ने नहीं देखी थी। जी हाँ, वो दोनों इंगेज्ड हैं और अपने इंगेजमेंट के बाद से ही वो दोनों सेम ऑफिस में काम कर रहे हैं। आई मीन ऑफिस कंपनी में तो वो सेम काम करते थे। वांग जी इस कंपनी का CEO है, तो वहीं विंग उसका सेक्रेटरी पर्सनल असिस्टेंट है स्टार्टिंग से ही। लेकिन जब से उनकी एंगेजमेंट हुई थी वो दोनों ही एक ही रूम के अंदर शिफ्ट हो चुके थे। हालांकि वो बात अलग है कि सभी लोगों को लगा था कि शायद आज के बाद ये दोनों ही थोड़ी लवी डवी होते हुए इन दोनों को दिखेंगे, आई मीन सारी के सारे ऑफिस को दिखेंगे। लेकिन उसके बाद चीज़ें और भी ज़्यादा अजीब हो गई। अब जो इंसान थोड़ा बहुत 5-10 मिनट का टाइम ले लिया करते थे ना एक दूसरे के ऑफिस में जाने के लिए, वहाँ पे जाके चीज़ को डिस्कस करने के लिए, इनको तो मानो अब परमिट मिल चुका था कि ठीक है ऑफिस में रहो और अपना काम करो, 1 मिनट का भी टाइम वेस्ट मत करो। इन लोगों की लाइफ बिल्कुल ऐसे ही चल रही थी। इन दोनों की जो इंगेजमेंट थी वो लगभग 7 महीने पहले हुई थी। ये दोनों ही अभी सेम एज के हैं। हाँ, वांग जी कुछ महीने विंग से बड़ा है। इन दोनों की ही एज अभी 24 है। ये 23 के थे जब इनकी इंगेजमेंट हुई थी। इंगेजमेंट इनके पेरेंट्स के थ्रू करवाई गई थी। इन दोनों के बीच में फ़िलहाल लवी डवी जैसा कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। इन दोनों के बीच में हर एक चीज़ नॉर्मल चल रही है।
जैसे कि अदर कपल्स करते हैं, इन दोनों ने कभी कोई डेट प्लान नहीं किया, कभी आउटसाइड मिलने का प्लान नहीं किया, कभी भी कोई घंटों बैठ के फ़ोन में चैटिंग नहीं की, ना ही मैसेजेस एक दूसरे को किए। अगर बात हुई है तो बस प्रोजेक्ट के रिलेटेड, कंपनी के रिलेटेड, कंपनी के काम के रिलेटेड, एम्प्लॉयज़ के रिलेटेड, प्रॉब्लम्स के रिलेटेड। अगर इसके अलावा कोई बात हुई है तो बस ये कि फैमिलीज़ कैसी हैं। इसके अलावा इनकी खुद की बात भी कभी नहीं हुई है कि इन दोनों की लाइफ में क्या चल रहा है और क्या नहीं, क्या सब कुछ सही चल रहा है या नहीं। इन दोनों की ही पेरेंट्स आपस में कॉलेज फ्रेंड्स थे और तब से ही ये दोनों ये दोनों ही फैमिली काफ़ी अच्छे से एक दूसरे को जानती थी। और जब इन दोनों का जन्म हुआ था तो लगभग उसी टाइम भी इन लोगों की एक रिश्ता है ना, वो तय कर दिया गया था। लेकिन बड़े होने के बाद उन सभी को लगा कि शायद ये दोनों ही अपनी लाइफ में किसी और को चूज़ करना चाहेंगे। लेकिन जब इन दोनों से पूछा गया तो इन्हें भी उस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि इन दोनों ने ही कभी भी अपनी लाइफ में किसी और को आने नहीं दिया। और इसी के साथ साथ इन्होंने रिश्ते को एक्सेप्ट तो किया, लेकिन हाँ, उसमें कभी भी ओवर जिसमें ये लोग बहुत ज़्यादा प्यार दिखा सकें या फिर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हों, ऐसी कोई फीलिंग्स इन लोगों ने जाहिर नहीं की। इन लोग का जो एंगेजमेंट हुआ था वो लगभग 7 महीने पहले हुआ था और लगभग 2 महीने के बाद ही इनकी शादी भी तय होने वाली थी, या ये कहो कि शादी भी होने वाली थी। बट इसके बीच में ही कुछ ऐसा हुआ जिसके चलते शादी रोकनी पड़ी। वांग जी की फैमिली हमेशा से ही बिजनेस में ही रही है, लेकिन विंग की फैमिली कोई बिजनेस नहीं करती थी। विंग के फादर एक कॉलेज में प्रोफेसर थे, बहुत जाने माने प्रोफेसर थे, तो वहीं विंग की माँ एक डॉक्टर थी, बहुत बहुत ज़्यादा फेमस डॉक्टर। लेकिन लगभग 6 महीने पहले विंग के पेरेंट्स की डेथ की वजह से उस शादी को कुछ टाइम तक रोकना पड़ा। ये खुद विंग की ही चॉइस थी कि वो लगभग कुछ टाइम तो रुकना चाहता है, एटलीस्ट 6 महीने तो उसे रुकना ही चाहिए, क्योंकि वो उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं था कि दुनिया वाले क्या बोलेंगे कि अभी अभी इसकी पेरेंट्स की डेथ हो गई है और अभी इसे शादी करनी है। लेकिन हाँ, वो खुद से चाहता था कि वो कुछ टाइम के लिए ही सही अपने पेरेंट्स के लिए एक अकेला टाइम निकाले, जहाँ पे वो सिर्फ अपने पेरेंट्स को याद करे, जहाँ पे वो अपने पेरेंट्स के लिए वो हर एक चीज़ कर पाए जो कि वो करना चाहते थे। ऐसा नहीं था कि विंग के पेरेंट्स की डेथ कोई ऐसी डेथ थी जो कि जहाँ पे उन्होंने बहुत सारी इच्छाएं जताई हो कि हमारे मरने के बाद ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। वो एक सडन मौत थी, एक एक्सीडेंट के थ्रू उनकी डेथ हुई थी। उस टाइम जिस टाइम वो एक्सीडेंट हुआ था, विंग खुद वहाँ पे था, उस कार में था। खुद वो एक ऐसा इंसान था जो कि उस वक्त कार ड्राइव कर रहा था, और बाय मिस्टेकली कहो या फिर किसी डिस्ट्रैक्शन के चलते कहो, विंग के द्वारा ये एक्सीडेंट हुआ था और ऑन द स्पॉट उसके पेरेंट्स मारे जा चुके थे। विंग खुद 2 हफ्ते तक कोमा में रहा था, और 2 हफ्ते के बाद जब वो होश में आया था तो उसे संभालने के लिए बहुत ज़्यादा मशक्क़त लाइन फैमिली को करनी पड़ी थी, क्योंकि वो ही उनका होने वाला सन इन लॉ है। और इसके अलावा विंग को उन लोगों ने मनाने की कोशिश भी की कि विंग उसके साथ, यानी कि वांग जी के साथ ही उसी के घर में जाके रहे। लेकिन विंग को ये अभी गवारा नहीं था। उसने कभी भी ये नहीं चाहा कि शादी से पहले वो वांग जी के साथ रहे, टाइम स्पेंड करे। ऐसी चीज़ें उसे कभी ढंग की लगी ही नहीं। जिस इंसान के साथ उसने हमेशा ही अपनी लाइफ, आगे आने वाले दिनों को उसने एंजॉय करना है या लाइफ को उसने स्पेंड करना है, तो अभी से वहाँ पे जाके क्या करेगा। जो टाइम उसे अभी मिल रहा है उससे अलग रहने का, उससे जब उस इंसान को उसने अपनी लाइफ में लेके ही आना है, तो वो उस इंसान को कुछ टाइम बाद क्यों ना लेके आए। अभी से लेके आने का क्या मतलब बनता है। कुछ टाइम के लिए वो भी अपनी लाइफ में कुछ प्राइवेसी चाहता था, इसलिए उसने साफ साफ उसके घर में जाने के लिए मना कर दिया। लेकिन हाँ, लैन फैमिली ने फिर भी अपनी पूरी कोशिश की कि विंग को इस मामले से, इस मैटर से बाहर निकाला जाए। हालांकि विंग पहले ही बहुत ज़्यादा मैच्योर था, उसके लिए इस सब में तमाशा करने का कोई मतलब नहीं बनता था कि मेरे पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, अब मैं कैसे जीऊँगा, कैसे मैं दुनिया में को फेस करूँगा। ये सब कुछ करना उसके लिए बिल्कुल पागलपंती थी। अगर किसी की डेथ हो चुकी है तो उसे एक्सेप्ट करो,
उनकी जो इच्छाएं थी जीते जी उनको पूरी करने की कोशिश करो। अगर वो चाहते हैं कि आप खुश रहो तो आप खुश रहो, ये उसका मानना था। और उसके पेरेंट्स के अकॉर्डिंग वो अच्छे से जानता था कि उसके पेरेंट्स हमेशा से ही यही चाहते थे कि उनकी एक औलाद जो है ना, यानी कि वीइंग उनकी इकलौती औलाद है और वो हमेशा खुश रहे। इसलिए उसने खुद से ही ठाना था कि कभी भी अपने पेरेंट्स को लेके वो दुखी तो नहीं होने वाला, क्योंकि इसके चलते वो खुद उसके पेरेंट्स को दुखी करेगा और वो कभी नहीं चाहता था ये सब कुछ करना। लेकिन एक चीज़ उसने काफ़ी पोस्टपोन कर दी थी। जो शादी 2 महीने बाद होनी थी वो उन्होंने पोस्टपोन करके लगभग 6 महीने के बाद की कर दी थी। और इस वक्त उनकी शादी को सिर्फ 1 हफ्ता बचा हुआ था, यानी कि 1 हफ्ते के अंदर ही अब उनकी शादी भी होने वाली थी। सारे के सारे ऑफिस को उम्मीद थी कि शायद इसके बाद तो इन लोगों का रवैया बदल जाएगा। हालांकि उन लोगों का रवैया कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, ये कहो कि बहुत ज़्यादा कोल्ड नहीं था, किसी पे अत्याचारी वाला उन लोगों का मतलब बिहेवियर नहीं था। बस था तो उन लोगों के बीच में कभी कोई प्यार नहीं दिखाई दे गया, किसी तरीके की लवी डवी सीन्स उन्होंने नहीं देखे। इवन स्किन टच तक किसी ने नहीं देखा था अभी तक। और यहाँ तक कि ऑफिस वाले तो ये बात करने लगे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों फोर्स मैरिड में, मतलब इन लोगों की जो शादी है वो एक फोर्स मैरिज है, इसलिए ये दोनों कभी भी एक दूसरे से हंसते मुस्कुराते बात करते हुए नहीं दिखे गए। या ये कहो कि किसी ने इन्हें आज तक हंसते मुस्कुराते हुए एक साथ तो नहीं देखा था। इवन वांग जी को तो हंसते हुए किसी ने देखा ही नहीं था। लेकिन इसके अलावा इनमें कुछ क्वालिटीज़ थी। ये अपनी प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे से एक साथ निपटाते थे। कभी भी इन दोनों ने किसी भी प्रॉब्लम में एक दूसरे को मतलब अकेला नहीं छोड़ा। कभी भी किसी की गलती के लिए एक दूसरे को ब्लेम नहीं किया। विंग के पेरेंट्स के डेथ के बाद विंग काफ़ी केयरलेस हो चुका था, या ये कहो कि उसका ध्यान थोड़ा कम रहा करता था काम में। इसलिए बहुत सारी गलतियां भी उससे हो जाती थी। लेकिन वांग जी उस समय भी बहुत पेशेंटली उन सारी चीज़ों को हैंडल किया करता था। कभी भी उसने विंग पे एक आवाज़ उठाई तक नहीं थी, मतलब चिल्लाना उसने कभी विंग पे किया ही नहीं था। एक चीज़ ये इन दोनों के बीच में मतलब हर किसी को दिखता था। इवन सिर्फ विंग के लिए ही नहीं, वांग जी एक ऐसा सीईओ था, या ये कहो कि एक ऐसा बॉस है जिसके चलते उसने कभी भी अपने एम्प्लॉय पे चिल्लाना सही नहीं समझा। प्रॉब्लम्स उसकी लाइफ में बहुत सारी आई, इस बिजनेस में भी बहुत सारी आई। वांग जी 18 साल का भी नहीं था जब से उसने इस ऑफिस को संभालना स्टार्ट किया था। लेकिन हाँ, लीगली उसने इस सारी की सारी चीज़ों को अपने हाथ में लिया तो तब जब वो 18 साल का हो गया था। लेकिन तब से ही विंग भी उसके साथ था। स्टार्टिंग में विंग का नेचर बहुत ज़्यादा जॉली, बहुत ज़्यादा बबली, मतलब एकदम उछल कूद नॉटी टाइप का रहा करता था। लेकिन वांग जी के साथ रहते रहते वो भी एकदम वांग जी का जैसा हो गया था। लेकिन हाँ, एक चीज़ हर किसी ने आज तक नोटिस की थी कि वांग जी के सामने भले ही कितना भी उसका सर दर्द करने वाला इंसान क्यों ना आ जाए, उसे भी वांग जी बहुत पोलाइटली हैंडल किया करता था। ये सबूत था खुद विंग एक ऐसा इंसान था जो कि शायद चुप रहने का नाम बिल्कुल भी ना ले। लेकिन हाँ, वांग जी ने उसको इतना चेंज कर दिया था कि आज शायद पूरा दिन भर विंग किसी से बिना बात किए रह सकता था। इसके अलावा उन दोनों की एक सिमिलरिटी थी कि वो दूसरों की बहुत ज़्यादा केयर किया करते थे। अपने एम्प्लॉयज़ की ही वो दोनों इतनी केयर किया करते थे ना, जिसके चलते किसी भी एम्प्लॉय को उस कंपनी को छोड़ने का मन ही नहीं किया करता था। और ये सच भी था कि पिछले 8 सालों में उस कंपनी में से किसी भी एम्प्लॉय ने मतलब कंपनी से परेशान होके रिज़ाइन नहीं किया था। और इवन यहाँ तक कि 4 से 5 लोगों के अलावा किसी ने वहाँ से रिज़ाइन दिया ही नहीं था, क्योंकि वहाँ का माहौल ही उन दोनों ने ऐसा क्रिएट कर दिया था ना कि उन लोगों को अपने घर जैसा लगने लगा था। यहाँ तक कि वो लोग काम तो हद से ज़्यादा किया करते थे, लेकिन फिर भी इतने डेडिकेटेड रहते थे, इतने एनर्जेटिक रहते थे, जिसका कोई मुकाबला ही दूसरी कंपनी नहीं किया करती। दूसरी कंपनीज मतलब वांग जी ने सिर्फ 6 से 7 साल में ही इस कंपनी को इतना ऊपर उठा दिया था ना, जितना शायद खुद लैन चिरेन और उनके ब्रदर यानी कि वांग जी के फादर ने मिलके न जाने कितने सालों में नहीं किया होगा। और इसमें पूरा सपोर्ट मिला वांग जी को विंग का। और विंग और वांग जी तब से ही
वैसे तो वो बचपन से ही ज़्यादातर एक साथ रहा करते थे, लेकिन स्कूल आते आते उन लोगों के सब्जेक्ट चेंज हो जाना, सेक्शन चेंज हो जाना, कॉलेज चेंज हो जाना। लेकिन हाँ, 17 साल की उम्र से लगभग वो दोनों हमेशा ही साथ रहते थे। और कॉलेज ख़त्म हो जाने के बाद तो उन लोगों का पूरा पूरा दिन एक साथ निकलता था, जो कि उसी ऑफिस में निकलता था। तब भी हर कोई जानता था कि इन दोनों की शादी इनके घर वालों ने फिक्स कर दी गई है, लेकिन इन दोनों के बिहेवियर से नहीं लगा किसी को कि ये लोग शादी करने वाले हैं। अभी भी सिर्फ एक हफ्ता बचा है उनकी शादी को, और पूरे के पूरे ऑफिस वाले ये उम्मीद कर रहे हैं कि शादी के बाद तो इनमें कोई चेंजेस आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम भी ये देखते हैं कि शादी के बाद इनमें कोई चेंजेस आता है या नहीं, या ये ऐसे ही एकदम कोल्ड, एकदम एक दूसरे को इग्नोर करते हुए, लेकिन हाँ, एक दूसरे की केयर करते हुए, एक दूसरे की केयर के साथ साथ दूसरों को भी केयर करते हैं। इसलिए ये ज़्यादा मतलब कोई स्पेसिफिक चीज़ मुझे इन दोनों के बीच में नज़र नहीं आती है। तो चलिए आज की इस पार्ट सॉरी आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और नीचे कमेंट करते हुए मुझे ज़रूर बताइएगा कि पहला पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। क्या मैं इस एफएफ को आगे कंटिन्यू करूं, या फिर कुछ 2-4 दिनों का ब्रेक लेके मैं कोई दूसरा एफएफ आप लोगों के लिए लेके आऊं। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।